Assalamu alaikum. Very good afternoon, dear viewers. Today we are here with our very special guest, Dr. Muhammad Ali Khalid Sahib, who would be just sharing something very much new to us, actually, a new technology which is used for, cure of different diseases. Even I would like to say such kind of diseases which are not, not having any kind of cure or they have not invented any kind of proper cure yet. Uh, Dr. Saab, you're welcome to our show. Thank you very much. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Dr. Saab, let's start with little bit of your background. थोड़ा सा जो है वो आपकी basic education, further education, and then coming up to your profession. Well, actually, मेरा ताल्लुक लाहौर से है। मेरा नाम मोहम्मद अली खालिद है और फिर मैंने एमबीबीएस अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से किया। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कैंसर में किया मैंने और फिर कुछ अरसे तक जब मैं कैंसर्स में मेडिसिन सर्जरी में काम करता रहा तो फिर मैंने ये सोचा कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हम कोशिश करने के बावजूद भी ठीक नहीं कर सक रहे होते और पेशेंट जो है वो सारी उम्र सफ़र करता रहता है। जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, सेल्स की डेथ हो जाती है, कुछ और ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें कैंसर्स हैं, इवन सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे हैं, फिर उसमें एडीएचडी है, फिर ऑटिज़्म है। ये सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें हमने देखा कि कोई मेडिसिन नहीं है हमारे पास और हम जितनी भी कोशिश कर लें इन बच्चों के लिए, इन लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। तो मेरा इत्तेफ़ाक हुआ मॉस्को जाने का, तो वहाँ मैंने देखा कि एक ख़ास किस्म की टेक्नोलॉजी जिसको हम बायो रेजोनेंस कहते हैं। बायो रेजोनेंस दरअसल एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम बगैर किसी मेडिसिन, बगैर किसी इंजेक्शन के मरीज़ों का इलाज करते हैं। एंड दैट इज़ समथिंग लाइक के फिर मैंने उसी में फिर मॉस्को में देन आई हैड सम सर्टिफिकेशंस फ्रॉम देयर, देन आई वेंट टू जर्मनी। फिर जर्मनी में मुझे कुछ अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम करूं। So after learning all these things, I started way back in 2001, and since then I have been working in Singapore, Malaysia, Oman, और फिर उसके बाद फिर मैंने पाकिस्तान में काम शुरू किया और बड़ी ही सिंपल टेक्नोलॉजी है। The technology says that every single cell of the body it vibrates at its original healthy level. So the moment it vibrates, it creates a frequency. Like heart cells have their own frequencies, brain cells have their own frequencies, kidney cells they have their own frequencies. So we have 63,000 frequencies working inside the body. So all the cells they have their own frequency if they are healthy. So the moment कोई बीमारी आ जाती है, कोई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उनकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अगर वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए तो फिर वो सेल्स नॉर्मली काम नहीं करते। अगर हम किसी तरह से उनकी हेल्दी फ्रीक्वेंसी वापस ले आए, देन दे स्टार्ट फंक्शनिंग अगेन प्रॉपरली। जिसकी मिसाल ये है कि जैसे हार्ट के सेल्स हैं, हार्ट के सेल्स 144 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हैं इफ दे आर हेल्दी। और जैसे ही कोई कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाए बॉडी में या कोई उनकी ब्लड वेसल्स कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो सेल्स हार्ट के उनकी फ्रीक्वेंसी 148 हर्ट्ज पे चली जाती है, 144 से 148, जिसके बायस एंजाइना, हार्ट अटैक्स और हार्ट के दूसरे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। सो द मोमेंट हम बाहर से उसकी ओरिजिनल हेल्दी फ्रीक्वेंसी 144 हर्ट्ज देते हैं अपनी मशीन्स के जरिए से, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाता है, वो जो ब्लॉकेज हैं वो खत्म हो जाते हैं और हार्ट के सेल अपनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पे आने के बाद हार्ट नॉर्मल फंक्शन करना शुरू कर देता है। So this is a very simple science, and it is based on bioresonance technology. And with this, we have been treating so many very psychological issues are being treated very nicely with this anxiety, depression, OCDs, sleeping disorders very fast हम उसको ठीक कर सकते हैं। So I believe कि ये technology आइंदा आने वाले time में there will be a very big landmark
and we can create a very, very good difference at. वेरी नाइस व्यूअर्स। आज का जो प्रोग्राम है बहुत अहम है। जैसे मैंने पहले बोला कि ये जो टेक्नोलॉजी है उससे हम इतने ज़्यादा अभी अवेयर नहीं है, पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है, पॉपुलर नहीं है। आज के जो सवालात हैं वो हमें ये समझने के लिए हेल्प करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से मददगार साबित हो सकती है, और स्पेशली आज का जो फोकस है, हाउ टू क्योर फ्रॉम कोरोना। तो डॉक्टर साहब से ये भी सवालात करेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करते हुए कोरोना से जो है वो छुटकारा हासिल कर सकते हैं, कोरोना का इलाज जो है हमें मिल सकता है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, जैसे आपने बायो रेजोनेंस की बात की, इट इज़ आल्सो नोन एज द ट्रीटमेंट थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जैसे अभी आपने फ्रीक्वेंसीज की बात की, तो काइंडली अगर थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें और फिर उसको फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच करके बता दें। वेल बहुत अच्छा बेसिक क्वेश्चन है ये। और what exactly are the waves? Waves actually they are composed of two components. One is called electrical component and the second is called magnetic component. That is why we call the wave as electromagnetic in nature. And these two components they are at right angle to each other. ये एक थ्योरी है जो पेश की गई थी आइंस्टाइन ने कि लाइट की डुअल जो नेचर होती है लाइट की, कि जो वेव्स हैं या तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होंगी या वेव लाइक पार्टिकल्स होंगी या पार्टिकल इन नेचर होंगे। तो जब हमने इसको देखा तो मुझे बहुत सारी इसमें हमने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में फेलियर देखा इसका। और फिर हमने ये देखा कि जब हमने इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट किया, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हमें 50% रिजल्ट्स आते थे, वो हमें 85% रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। मेरा मानना ये है कि इंसान का जिस्म जो है, इंसानी जिस्म का ताल्लुक आवाज के साथ, साउंड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। और वो इस तरह से है कि अगर हम साइंटिफिक इवैल्यूएशंस को बाद में रखें, और अभी मैं आपको एक चीज जो जो मेरे लिए बड़ी रहनुमाई करती रही हमेशा से, जब मैं कुरान पढ़ता था तो मैं सोचता था कि ये अल्लाह ने जब इंसान को क्रिएट किया किया तो ये कुन कहा, कुन एक ऐसा कोई लफ्ज है, तो साउंड है ये। कोई ऐसी साउंड की एक ऐसी वैरायटी है जिसने अचानक बेजान जिस्म में जान डाल दी। और इसी तरह से जब हम ये पढ़ते हैं कि जब ये कायनात जो है इसको डिस्ट्रॉय किया जाएगा तो सूर फूंका जाएगा, तो वो भी साउंड की कोई एक वैरायटी है जिसकी वजह से सारी चीजें डिस्पर्स हो जाएंगी। एक तरफ जिस्म की चीजें साख्त बन रही हैं, चीजें जो है फॉर्मुलेट हो रही हैं, और दूसरी तरफ चीजें डिस्ट्रॉय हो रही हैं। तो हमने ये सोचा कि साउंड वेव्स के जरिए से क्या ये मुमकिन है कि सेल्स को रिजुविनेट किया जा सकता हो, और क्या ये मुमकिन है कि जो जरासीम है हमारे जिस्म में, पैरासाइट्स हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, क्या इनको डिस्ट्रॉय भी किया जा सकता होगा। तो पता ही चला कि जो हमारी वेव्स का एक चीज कहलाती है उसको हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, कि उसकी लेंथ, उसकी हाइट कितनी। तो हमने ये देखा कि अगर हम सेल्स को ठीक कर रहे हैं और उसमें साउंड वेव जिस वक्त हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी रिजुविनेशन सेल्स की होती है। अगर हम उसके एम्पलीट्यूड को 50% पे रखते हैं तो सेल्स आहिस्ता आहिस्ता से ठीक होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब हम उसी एम्पलीट्यूड को 100 पे ले जाते हैं जो कि मैक्सिमम होता है, तो चीजें डिस्ट्रॉय होनी शुरू हो जाती हैं। तो फर्ज कीजिए कि हमारे जिस्म में एक अगर गला खराब है तो गले खराब की बीमारी में स्टेफिलोकोकस एक बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया हमारे गले को खराब करता है। हमने जब स्टेफिलोकोकस की फ्रीक्वेंसी पता की तो पता चला कि ये 62 हर्ट्ज के ऊपर वाइब्रेट करता है। हमने 62 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पेशेंट को लगाई, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड 100 कर दिया, तो 15 से 20 मिनट में वो स्टेफिलोकोकस खत्म हो गया। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी भी फ्रीक्वेंसी के एम्पलीट्यूड को 100% करेंगे तो सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, और अगर हम उन सेल्स को
रिजुविनेट करना चाहते हैं तो हम उसी वेव की एम्पलीट्यूड को 50% पे रखते हैं। ये एक नेचर का फार्मूला हमें मिला और जब हमने ये किया तो हमारे पास तो कमाल के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए। बहुत सारे फंगस ऐसे हैं जिनकी कोई रेमेडीज नहीं है, हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। हमने अपनी फ्रीक्वेंसी से उन फंगसेस को खत्म किया। ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स मेरे पास आए जिनको 9 मंथ्स या 12 मंथ्स या 18 मंथ्स की रेजीम लगनी थी उनको, हमने विद इन अ मंथ उनको नेगेटिव कर दिया और उनके सेल्स रिजुविनेट होना शुरू हो गए। तो इसी हवाले से हमने फिर कोरोना के ऊपर भी काम किया है। तो कोरोना सेल्स की भी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये जो आरएनए वायरस है, जब हम 100 एम्पलीट्यूड पे देते हैं तो वो 3 दिन में खत्म हो जाता है। डॉक्टर साहब बहुत आपने बेहतरीन बात की। यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है पिछले काफी दिनों से। आई एम गोइंग थ्रू डिफरेंट आर्टिकल्स, अ लॉट ऑफ सोशल मीडिया conflict is there that some people are saying that it is a bacteria, others are saying it's virus. तो हमारे व्यूअर्स जो कि ये साइंसी लैंग्वेज जो है, साइंटिफिक लैंग्वेज जो है, वायरस और बैक्टीरिया को थोड़ा सा काइंडली एक्सप्लेन कर दें और फिर कंफर्म कर दें कि वेदर इट इज अ वायरस और बैक्टीरिया। वेल एक्चुअली होता ये है कि जो वायरसेस हैं हम उनको लिविंग और डेड के दरमियान दोनों में शामिल करते हैं। एक वायरस जो है वो किसी सतह पर पड़ा रहेगा तो वो 1000 साल तक भी पड़ा रहेगा और नॉन लिविंग कंडीशन में सरवाइव करता रहेगा। और जैसे ही उसको कोई ऐसी एनवायरनमेंट मिलती है, उसको कोई वेक्टर मिल जाता है। वेक्टर का मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज जिसमें वो अपनी खुराक हासिल कर सकता हो, इंसानी जिस्म है, कोई और जिंदा चीज है, तो उसमें फिर वो लाइव हो जाता है। तो वायरसेस कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम कहते हैं कि लिविंग और डेड दोनों में इनका शुमार किया जाता है। बैक्टीरिया कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमारे जिस्म में भी पाए जाते हैं और हमारे अराउंड एनवायरनमेंट में भी पाए जाते हैं। वो हम एंटीबायोटिक से फौरन ठीक कर सकते हैं। वैसे तो अभी तक जितनी भी कोरोना पे रिसर्च हुई, जैसे कोरोना एक ऐसी फैमिली है वायरसेस की जिसमें लास्ट टाइम सार्स आया और फिर मर्स वायरस आया, ये उसी फैमिली की एक एक शाख है और इसको हम वायरसेस में ही शुमार करते हैं। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा-सा ये किया कि चूँकि क्लोरोक्विन जो है वो इसके ऊपर एक्ट करती है, जो एंटीबायोटिक है, तो वो समझे कि ये इसको हम बैक्टीरिया में शामिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। अभी तक जितनी भी रिसर्च आई है, इसको हम आरएनए वायरस में शुमार करते हैं। ये तो डेफिनेट है कि इट इज़ एन आरएनए वायरस। इसीलिए चूंकि वायरस की हमारे पास कोई डेफिनेट मेडिसिन नहीं होती, तो हम हिट एंड ट्रायल्स करते रहते हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जब इंसानी जिस्म में उसकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, तो वायरस खुद ब खुद खत्म हो जाता है। जैसे आज हम इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे आज हम कोई भी फ्लू का वायरस है, उसके साथ रहना हमने सीख लिया है। किसी को फ्लू हो जाए, तो 7 दिन, 10 दिन में वो ऑटोमैटिकली खत्म हो जाता है, उसकी कोई दवाई नहीं है हमारे पास। हम रेमेडीज़ मुख्तलिफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहरहाल हमारी बॉडी अडैप्ट कर गई है उसके साथ रहने के लिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि अब हमें इस आरएनए कोविड-19 वायरस जो है हमारा, इसमें अब हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब जैसे कि आप बात कर रहे हैं कोरोना के इलाज की, कोरोना की ट्रीटमेंट की, तो क्या जब इसकी ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू फ्रीक्वेंसी मैनेज करने के थ्रू की जाएगी, तो क्या इसके साथ कोई और दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी, कोई और मेडिसिन्स भी होंगी या ये सारी की सारी अल्टरनेट मेडिसिन के तौर पे ट्रीटमेंट होगी? वेल एक्चुअली इसमें ये है कि जब हम कोरोना का इलाज करते हैं तो एक तो डेफिनेटली हमारे पास उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो साउंड में हमने कन्वर्ट कर दी हैं। अब हमारे पास हम जिसे भी ट्रीट करते हैं दे आर साउंड इन नेचर, दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, नंबर 1। तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, फर्ज कीजिए कि कई हमारे जिस्म में इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो जाती है और गला खराब हो जाता है, तो हमारे पास उसकी भी अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं। तो इन्फेक्शंस की फ्रीक्वेंसीज के साथ-साथ हम कोरोना वायरस की फ्रीक्वेंसीज देते हैं और इसके साथ हम तीसरा काम जो करते हैं, इम्यून बूस्टर्स लगाते हैं। हमारी बॉडी में
IgG, IgM और इस तरह की इम्यूनोग्लोबुलिन्स की जो मिकदार है वो साबित करती है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना मजबूत है। तो हम IgG और IgM को इतना बढ़ा देते हैं कि वो ऑटोमेटिकली बॉडी में कोरोना वायरस के साथ लड़ाई लड़ना शुरू कर देते हैं और आखिरकार वो जीत जाते हैं। तो ना सिर्फ हम इनकी कॉम्प्लिकेशंस ठीक कर सकते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी से, बल्कि हम डायरेक्टली कोरोना वायरस को किल भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जब हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से हम फीवर भी सेटल करते हैं, अपनी साउंड वेव्स से हम फीवर भी सेटल करते हैं, हम इनके ज़रिए से इन्फेक्शंस को सेटल करते हैं, इम्यून बूस्टर्स करते हैं। तो एज़ ए होल बॉडी को हम ट्रीट करते हैं। तो आफ्टर 3 to 5 डेज़ पेशेंट बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है। ग्रेट। डॉक्टर साहब, अभी तक आपने कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके ऊपर ये सारा जो है वो अप्लाई किया है और उसके रिजल्ट्स कैसे रहे? अभी देखिए हमने चूँकि इसको अनाउंस नहीं किया, हम तो ज़ाहिर है जो भी गवर्नमेंट हमें कहेंगी और जिस तरह से भी जो पॉलिसीज़ होगी हम उसके अंडर चलेंगे। लेकिन हमारे क्लिनिक्स के ऊपर कुछ लोग आए जिनका कोरोना पॉज़िटिव था और 10 से 15 पेशेंट्स मेरे पास आए जिनका जब हमने ट्रीट किया तो आफ्टर 3 डेज़ जब हमने उनको चेक किया तो उनकी सेल्स नेगेटिव हो गए और सब के सब ठीक हो गए। कुछ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस थी जिसमें सोर थ्रोट था, फीवर था और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ थी, तो वो भी ठीक हो गया। तो इसके अलावा फिर हमने और ऐसे लोग जो सस्पेक्टेड थे कि भई कोरोना हो सकता है, तो हमने उनको इम्यून बूस्टर्स दिए। उसके बाद हमने उनका आईजीजी, आईजीएम लेवल कराया तो वो बढ़ा हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि जब हम नॉर्मल लोगों का इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बढ़ा देंगे, तो कोरोना उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। ये एक बिल्कुल बड़ा नेचुरल सा एक सिस्टम है और इसी नेचुरल सिस्टम के तहत हम पेशेंट्स को और नॉर्मल लोगों को एक हेल्दी ज़िंदगी फराहम कर सकते हैं। बहुत आला, बहुत आला। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने यहाँ पे इसको समझें अप्लाई किया और इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, आपकी फील्ड के और जो प्रोफेशनल्स हैं डिफरेंट मुल्कों में, क्या उन्होंने भी कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, उनको भी कुछ रिजल्ट्स मिले, किसी से आपका कोई ऐसा कॉन्टैक्ट हुआ हो जिन्होंने फीडबैक दिया हो आपको? जी, जी, मेरे दोस्त हैं जो जर्मनी में हैं और मॉस्को में हैं। तो एज़ एन अल्टरनेटिव मेडिसिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए से डेफ़िनेटली इलाज कर रहे हैं और उनके भी बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। हमारा और उनका डिफरेंस सिर्फ इतना है कि हमने उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को साउंड में कन्वर्ट कर दिया है। तो हमारे रिजल्ट्स कंपैरेटिवली बेहतर हैं और फास्ट हैं और मैं समझता हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता इसी टेक्नोलॉजी को हम पूरी दुनिया में लेके जाएँगे और फिर इससे अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, कुछ प्रॉपर्टीज़, कोई ख़ास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इन साउंड वेव्स की आप बताना चाहें? वेल एक्चुअली बात ये है कि अब जैसे मेरे पास कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, किसी की ऑडिटरी पाथवे खराब हो गया, किसी की विजुअल पाथवे खराब हो गया, तो जब हम ऑप्टिक नर्व की फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, तो बच्चे जो हैं, जो देख नहीं सकते, वो देखना शुरू कर देते हैं। जब हम उनको कान के सुनने की सलाहियत की फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, तो वो सुनना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ऐसे बच्चे जो ऑटिज़्म का शिकार हैं, जो एब्नॉर्मल बिहेवियर है जिनका और वो एक नॉर्मल कॉमन सेंस में नहीं होते, उन बच्चों के दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों की फ्रीक्वेंसीज़ हमारे पास हैं। उनको हम काउंट डाउन करते हैं, उनके अंदर इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करने की फ्रीक्वेंसी लगाते हैं। तो ग्रेजुअली आहिस्ता-आहिस्ता वो बच्चे नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोग जो कैंसर्स में मुब्तला हैं, स्पेशली प्रोस्टेटिक कैंसर का और कोलन कैंसर का हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त 80% से अबव रिज़ल्ट्स आ रहे हैं हमारे पास उसमें। तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं साउंड वेव्स के ज़रिए से हम मुख्तलिफ बीमारियों से भी लड़ सकते हैं और फिर हम बॉडी के अंदर ऐसी तब्दीलियाँ ला सकते हैं जो नॉर्मली जिसके लिए हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं है। अब स्किन की एक बीमारी है, एक्ज़िमा है या सोराइसिस है, जिसके लिए सारी उम्र पेशेंट्स ने स्टेरॉइड्स लेने हैं। तो हम क्या करते हैं जब हम वो फ्रीक्वेंसीज़ देते हैं तो आहिस्ता-आहिस्ता उनको स्टेरॉइड्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है और उनकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं बहुत सारे जिनके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और किडनीज़ के इश्यूज़ हैं
ये आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रशियंस और जर्मन्स ने इसके ऊपर पिछले 70 साल से काम करना शुरू किया हुआ है और इसके लिए पता नहीं कितने एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। स्पेशली एक रिकॉर्ड मिलता है जिसमें सेकंड वर्ल्ड वॉर के प्रिजनर्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए, इसी साइंस को ढूँढने के लिए। आज के दौर में हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं और देखते हैं कि उनकी वजह से आज बहुत सारे लोग सेहतयाब हो रहे हैं। ऐसी बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है जिनसे नॉर्मली नामुमकिन था। तो एक डिफरेंट काम है और ये देखिए कि कमाल की बात ये है कि आज के इस दौर में जब हम लोगों से ये बात करते हैं कि आप अ, अमेरिका अपने दोस्त को किसी को फ़ोन करें या व्हाट्सएप पे बात करें, तो बगैर किसी वायर के आप एक-दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके फ़ोन की फ्रीक्वेंसी उसके फ़ोन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर रही है, तभी आपका कनेक्शन उसके साथ होता है। तो यही एक तरीका जब इंसानी जिस्म पे अप्लाई किया गया, तो फ्रीक्वेंसीज़ मैच कर दी गई। दिल के सेल्स की, ब्रेन के सेल्स की, आँखों के सेल्स की। तो उससे फिर जब फ्रीक्वेंसी मैच करती है तो चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाती हैं। तो लोगों के समझने में आज के दौर में आसानी हुई है। अगर यही बात मैं 30 साल पहले कर रहा होता तो शायद लोगों को इतना क्लैरिटी के साथ अंदाज़ा नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन आज चूँकि इसकी मिसालें हर जगह मौजूद हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो हम करते हैं, एमआरआई करते हैं, हम टेलीफ़ोन से बातें करते हैं या हम रेडियो में मीडियम वेव्स हैं और एफएम 100 जब हम लगाते हैं, तो ज़रा-सा रेडियो को ट्यून करते हैं, तो फ्रीक्वेंसीज़ मैच कर रही होती हैं और हम आपस में बात कर रहे होते हैं। तो इस दौर में इस बात को समझना बहुत आसान हो गया है कि इस तरह से भी मुमकिन है कि हम इसने इंसानी जिस्म को इस तरह से ट्रीट करें। बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब, और बाकायदा जो आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका एक्सपेरिमेंट्स की बात की, रिसर्च की बात की, तो डेफिनेटली जब आपसे बात हो रही थी एक दो दिन पहले, तो आई ट्राइड टू गैदर अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आई केम टू नो दैट इन यूरोप दे आर यूजिंग इट अ लॉट. इट इज वर्किंग देयर, पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट्स यूज, कि इसका कितना यूज है, इसके कितने बेनिफिट्स हैं, और जैसे ये एक अल्टरनेट मेडिसिन के तौर पे कोई मेडिसिन इसके अंदर यूज नहीं हो रही, कोई केमिकल्स यूज नहीं हो रहे, तो लोग इस चीज को, आप वाली बात दुरुस्त है कि समझना भी शुरू हो गए हैं और समझना आसान है. डॉक्टर साहब, कैसे देख रहे हैं, जैसे हर चीज़ का हमारे पास पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस कायम होते हैं, जैसे अभी अगर हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा ट्रेंड चल रहा है, हर वो बच्चा जिसका एडमिशन एमबीबीएस में नहीं होता वो फिजियोथेरेपी में एंटर हो जाता है, और इस तरीके से कुछ ऐसी फील्ड्स इंट्रोड्यूस कराई गई हैं जिनके अंदर जो है ना वो बच्चा ऐड हो जाता है, तो फाइनली ही गेट्स द डिग्री ऑफ दैट डॉक्टर, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, डॉक्टर ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, डॉक्टर ऑफ दिस, डॉक्टर ऑफ दैट. तो इतना अच्छा, इतना एक पुरअसर किस्म का समझे तरीका इलाज है, क्या इसके ऊपर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अभी तक कायम हुआ है, या आपका कोई जहन में ऐसा प्लान है कि कुछ ऐसा किया जा सकता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका एंड आई टेल यू कि शायद अब आहिस्ता-आहिस्ता ये वेव जो है वो थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग हो रही है कि इसको इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जाए। अब जब भी कोई चीज़ आती है ना तो ज़ाहिर है कि जो पहले से मौजूदा तरीका इलाज राइज होते हैं, उनके मफादात के ऊपर थोड़ा-सा हिट होता है। तो अब अगर फ़र्ज़ कीजिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से, क्योंकि अभी हमने पोर्टेबल डिवाइसेज़ भी बना ली हुई हैं कि आप अपनी जेब में रखें और आप अपना इलाज खुद करें। आपको कोई बीमारी है, उसमें सब फ्रीक्वेंसीज़ हैं, फ्लू हो गया, गला खराब हो गया, आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनीज़ के इश्यूज़ हैं, मसल्स के इश्यूज़ हैं, ब्रेन के, वो उसी छोटे से डिवाइस से जो पॉकेट में आ जाती है, उसी से ट्रीट हो रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अगर आपको पेन किलर्स लेने की ज़रूरत महसूस ना हो, आप एंटीबायोटिक्स ना लें, तो डेफ़िनेटली बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ ऐसे अ, हमारे इंस्टीट्यूशंस और हैं जो जिनको हिट होता है। तो ज़ाहिर है कि हमें रेज़िस्टेंस तो है इसके लिए और शायद एक टाइम लगेगा इसको लोगों तक पहुँचाने में, समझने में। लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि अगर एक चीज़ सच्ची और सही है, वो अपनी जगह खुद बना लेती है। नेचर का अपना एक तरीका है, नेचर स्लोली ग्रेजुअली अमल करती है
और जैसे जैसे लोग हमारी इस टेक्नोलॉजी से बेहतर होते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे वर्ड ऑफ माउथ से ये चीज फैल रही है लोगों तक। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग हमें बहुत दुनिया से कॉल करते हैं, कुछ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से इवन लोग हमें कॉल करते हैं कि आप प्लीज आइए, आपने ऐसे ऐसे लोगों को ठीक किया है तो यहाँ पर भी सेंटर्स बनाइए आके। सो आई बिलीव कि ये थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा और इसमें बेहतरी आ जाएगी। दूसरी बात जो मैं समझना, जो आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, जिस तरीके से हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये बिल्कुल रट्टा लगाने वाला सिस्टम है। जो जितना अच्छा याद कर लेता है उसके उतने अच्छे नंबर आ जाते हैं। इसमें कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं। हम प्रैक्टिकल करने का सोचते ही नहीं है। हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की सलाहियत रखते जरूर हैं, लेकिन हमें वो प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया जाता जिससे हम आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचें, चीजों को समझें। इसी तरह से एक टीवी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि 70 साल हो गए हैं, हमने कितने साइंसदान प्रोड्यूस कर, हमने कितने स्कॉलर्स बनाए हैं। इसकी वजह यही है कि अगर हम जब तक अपने एजुकेशनल सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, हम अपने अंदर तब्दीली नहीं ला सकते। मैं अपने बहुत सारे क्लास फेलोज को जानता हूँ जो बेचारे बहुत अच्छा उनका विजन था प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे, लेकिन वो अच्छा रट्टा नहीं लगा सकते थे, उनकी मेमोराइजेशन इतनी अच्छी नहीं थी। आज वो बेचारे कहीं दिखाई नहीं देते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें इस सिस्टम को चेंज करना होगा और हमें एजुकेशन सिस्टम को दिमाग के उन हिस्सों को एक्टिवेट करने का के लिए बनाना होगा जिससे हम अपने माशरे में प्रैक्टिकली, फिजिकली कोई अच्छी तब्दीली लेकर आ सकें। बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब। आज का प्रोग्राम तो हम समझें कि सिर्फ और सिर्फ हम चाह रहे हैं कि बेसिक चीज़ों को समझा जाए, इस टेक्नोलॉजी को समझा जाए, इस तरीका इलाज को समझा जाए। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर, मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो है वो उम्मीद करता हूँ सुनने का मौका मिलता रहेगा। व्यूअर्स, आपके कोई भी सवालात हों तो काइंडली आप कमेंट बॉक्स में ये छोड़ सकते हैं। वी विल गेट बैक टू यू एंड विल आस्क डॉक्टर साहब अबाउट द आंसर्स। जो भी आपके सवालात हों काइंडली जस्ट लीव देम एट इन द कमेंट बॉक्स। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आपने बात की कि कुछ ऐसे डिवाइसेस आपने बना लिए हैं जो कि अल्टरनेट हैं, जैसे मुख्तलिफ इस किस्म की हेडेक हो गया, कोई दर्द हो गया, नज़ला हो गया, ज़ुकाम हो गया या इस किस्म की कोई बीमारियां हो गई तो खुद ही बंदा जो है वो फ्रीक्वेंसी सेट करके उनसे छुटकारा पा सकता है। तो पहला सवाल तो ये है कि जो आप क्लिनिकल लेवल के ऊपर मशीनरी यूज़ कर रहे हैं, वो कहाँ पे बनती है? आप कहाँ से क्या वो आप इंपोर्ट करते हैं, यहाँ पे खुद बनाते हैं? क्या तरीक़ाकार है? और दूसरा फिर सवाल ये है कि ये जो छोटी डिवाइसेज़ हैं, इनका क्या वे है? क्या आप खुद यहाँ पे इनको बना रहे हैं या असेंबल कर रहे हैं या बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हैं? वेल, पहली बात तो ये है कि हमारे पास 2 किस्म की मशीन्स होती हैं। कुछ बड़ी मशीन्स होती हैं, वो मशीन्स जो हैं हम क्लिनिक्स में रखते हैं और लोग वहाँ आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। ये मशीन्स जो हैं हमने इसको सिंगापुर में असेंबल करते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हम जर्मनी से लेते हैं, कुछ मॉस्को से लेते हैं और कुछ चाइना से लेते हैं और फिर ये इसको प्रॉपर असेंबल करके पाकिस्तान में लेकर आते हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो फिर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनका विज़न बहुत अच्छा था, तो फिर हमने पाकिस्तान में उसको बनाने की कोशिश की और उसमें तकरीबन हम कामयाब हो गए हैं, जिससे कॉस्ट भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 60% कम हो गया है उन चीज़ों का और ईज़ी अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी हमारे पास पाकिस्तान बनाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, मैं समझता हूँ बड़े समझदार हैं, इनको सिर्फ़ एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म देने की ज़रूरत है। ये पूरी पूरी दुनिया में बड़े ज़बरदस्त किस्म के एक्सीलेंट काम कर सकते हैं। दूसरी, जब हमने ये आइडिया लिया कि भई अभी हमने जो लोग हमारे क्लिनिक्स पे नहीं आ सकते, जो सफ़र में रहते हैं या दूर रहते हैं, तो हमने उनके लिए पोर्टेबल डिवाइस बनाया और वो पोर्टेबल डिवाइस तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सिंगापुर में और मलेशिया में उसका नाम मैजिक डिवाइस भी लोग उसको कहते हैं कि ये कैसे ज़बरदस्त अंदाज़ से काम करती है। वैसे हमारी डिवाइस का नाम जो है वेलनेस डिवाइस है और इंशाल्लाह आई बिलीव कि जून में हम पाकिस्तान में पाकिस्तान की बनी हुई वेलनेस डिवाइस को इंट्रोड्यूस करेंगे।
और आई बिलीव कि उससे हम हजारों नहीं लाखों लोगों के लिए इंशाल्लाह सेहत का पैगाम लेकर आएंगे उसके जरिए से। माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब, ये जो वेलनेस डिवाइस है, इससे फिर कोरोना का इलाज भी मुमकिन हो सकेगा? जी, जी, बिल्कुल उसमें हमने इम्यून सिस्टम बूस्टर्स का प्रोग्राम भी है, कोरोना का भी है, बच्चों के लिए इंटेलिजेंस प्रोग्राम्स भी हैं, सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों के लिए, एडीएचडी बच्चों के लिए, कैंसर्स के लिए बड़ी इफेक्टिव है और इसी तरह से हार्ट के इश्यूज़ हैं और रेस्पिरेशन, इन्फेक्शंस ऑलमोस्ट उसमें 13,000 बीमारियों का थेरेपी है उसमें। और द मोमेंट people will use this, I tell you, they all will be surprised how suddenly things are getting better for them. अमेजिंग सर, इट इज़ रियली ग्रेट न्यूज़। एक बहुत अच्छी खबर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से पाकिस्तान से हम दुनिया को कुछ डिलीवर करने के काबिल हो जाएंगे, और इसका क्रेडिट डेफिनेटली आप जैसे लोगों को जाता है, जिन्होंने इन कठिन हालात के अंदर भी जो है वो हिम्मत नहीं हारी और अपना एक जो है सफ़र जारी रखे हुए हैं। सर, इसकी अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट क्या होगी जो आप डिवाइस बना रहे हैं, वेलनेस डिवाइस? ये वेलनेस डिवाइस एक्चुअली जो जब तक हम सिंगापुर में बनाते रहे और उसको सेल करते रहे तो तकरीबन $3,000 की हम सेल करते थे। लेकिन पाकिस्तान में जब हम इसको बना रहे हैं तो इट विल बी 1 लाख से कम में होगी ये। तो मैं समझता हूँ कि और उसको फिर हम बहुत सारे लोगों के लिए पार्शियल पेमेंट्स पे रखेंगे। हम 20% लोगों को फ्री में भी रखेंगे, जो हमारा जितने डायरेक्टर्स हैं सबने एग्री किया है कि हम पाकिस्तान में ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी देंगे। और इसी तरह से कोई फिक्स प्राइस नहीं होगा एज़ सच, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसको हर इंसान तक पहुँचाया जाए, हर पाकिस्तानी तक पहुँचाया जाए। तो आई बिलीव इंशाल्लाह इसमें हम बहुत हद तक कामयाब होंगे। जब इंसान की चाह होती है तो उसका रास्ता भी निकल आता है। और जैसा हम सोचते हैं वैसे ही दुनिया डिज़ाइन हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमारी इस एक कोशिश से हम लोगों की नाउमीद ज़िंदगी में एक उम्मीद ला सकें और एक ऐसा काम कर सकें जिससे लोगों के चेहरों पर खुशियाँ आ सकें और घर में खुशियाँ आ सकें और पूरे मुल्क में खुशियाँ आ सकें, तो डेफ़िनेटली उसके लिए हम हर रिस्क लेने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह उसको हम 100% करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। जैसे हम शुरू में बात कर रहे थे, तो इसके अंदर मुश्किलात आती रही हैं, मुश्किलात आएंगी भी। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे ताकि आप इसको जो है वो उस पोजीशन में ला सकें कि इसको रेप्लिकेट किया जा सके, इसको लोगों में, जैसे आपने बात की, आम लोगों की रसाई हो। तो इंशाल्लाह। इस पोजीशन में क्या आपने गवर्नमेंट को अप्रोच किया है? इसलिए देखें, इस टाइम कोरोना वाली बात ऐसी हो गई है कि मेरे ख्याल में दुनिया का, अगर आप बोलेंगे कि मोस्ट नोन वर्ड, वो कोरोना हो गया। एक छोटा बच्चा जो है, समझ लें कि आई हैव अ चाइल्ड ऑफ 3 years old, ही आल्सो नोज व्हाट इज कोरोना एंड ही टेल्स यू दैट हाउ टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फ्रॉम कोरोना। कैसे जो है ना आपने समझे सोशल डिस्टेंसिंग करना है, और कैसे। तो अब ऐसे हालात के अंदर लाज़मी बात है, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट को एक ऐसी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, एक बंदा इतना बड़ा क्लेम कर रहा है एंड ही इज़ गिविंग अ प्रूफ एज़ वेल, ये कोई ऐसी बात तो है नहीं है जिसके अंदर बोला जाए कि नहीं जी, मैंने इतने बंदों का इलाज कर दिया, वो बंदे चले गए हैं। यू हैव ऑल द डॉक्यूमेंटेशन, और फिर यू आर रेडी टू इवन एक्सेप्ट द चैलेंज कि ठीक है जी, आप मरीज मुझे दें एंड आई डू टेक केयर ऑफ देम, आई डू द ट्रीटमेंट, एंड देन यू मस्ट डू द टेस्ट आफ्टर दैट। तो क्या कुछ आपने कोई ऐसी एफर्ट ली है, कुछ ऐसी ट्राई की है, कोई आपको रिस्पांस मिला है? वेल गवर्नमेंट ने 2 प्रोजेक्ट शुरू किए। एक का नाम था हैकाथॉन और दूसरा याराने वतन के नाम से। इसमें जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान के उनके लिए एक अपॉर्च्युनिटी, बल्कि बाहर के डॉक्टर्स के लिए भी, कि हम पाकिस्तान में आके काम करें। तो उसमें मैंने अप्लाई किया था, फिर उन्होंने ज़ूम पर हमारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ भी हुए, हमारी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा गया, सीखा देखा गया। तो इसी तरह से याराने वतन में भी उन्होंने मुझे रिस्पॉन्स किया है। तो थिंग्स आर इन प्रोसेस। आई बिलीव देयर शुड बी अ गुड आउटकम ऑफ इट। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हमें कुछ क्वारंटीना सेंटर दे दिए जाएँ और फिर वहाँ पर हमारी चीज़ों के रिजल्ट्स देखें,
ऐसे पेशेंट्स जो बिल्कुल क्रॉनिकली इल हो गए हैं कोरोना की वजह से, हम उनको वेंटिलेटर्स पे नहीं जाने देंगे। जिसी तरह से पैसिव इम्यूनाइज़ेशन है, जिस तरह से दूसरे काम चल रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही एक नॉन इन्वेसिव तरीका है, जिसमें हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो आई बिलीव कि इंशाअल्लाह हमारी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचेगी और इंशाअल्लाह हम मिल के उनके साथ काम करेंगे और एक बेहतरीन काम करेंगे। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के तवसत, आज के प्रोग्राम के हवाले से भी ये पैगाम गवर्नमेंट तक पहुँचेगा। बहुत सारे लोग जो हमें व्यूअर्स दे आर वाचिंग अस लाइव एंड दे विल बी वाचिंग दिस वीडियो आफ्टर एज़ वेल। हम सब का भी फ़र्ज़ बनता है कि जिस हद तक हम ये पैगाम आगे पहुँचा सकते हैं, इसको पहुँचाएँ। जिन सर्कल्स में भी इनको शेयर किया जा सकता है, शेयर किया जाए, इसलिए कि ये एक सदका जारिया है। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बात की कि अगर इस तरह के कुछ कंटेंट सेंटर्स इनके हवाले किए जाते हैं, तो एक ऐसी बीमारी जिसका ना अभी तक वैक्सीन है, ना उसका कोई इलाज है, ना उसकी कोई दवा है, तो मेरे ख्याल में ना इसके कोई इस तरह के हार्मफुल किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं, तो क्यों ना ऐसा मौका जो है उसको यूटिलाइज़ किया जाए, देखा जाए कि वो किस हद तक हमें फ़ायदा दे सकता है। और फिर एक ऐसी बीमारी जिसको हम बोलते हैं जानलेवा बीमारी, अल्लाह ना करे, ज्यादातर केसेस जो वेंटिलेटर्स पे जाते हैं, हार्डली दे सर्वाइव। तो व्हाई नॉट ट्राई दिस अल्टरनेट मेडिसिन, दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एज डॉक्टर साहब सेड दैट नाउ इट इज कन्वर्टेड टू द साउंड थेरेपी। तो क्यों ना इसको हम यूज करें और इससे फायदा उठाएं, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया तक ये पैगाम पहुंचे और दुनिया तक ये इलाज आम किया जाए। डॉक्टर साहब, बहुत सारे व्यूअर्स दे आर पेइंग यू सलाम एंड ग्रीटिंग यू एंड दे आर वेरी हैप्पी विद योर टॉक्स। अपारा अंबाजी फ्रॉम इंडिया, थैंक यू अपारा। और मतीन अशरफ, आमना, हफीजुर रहमान, and many others are there, Uzair Ahmed, and who are watching us live and listening to us. डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक क्वेश्चन थोड़ा आप क्लियर कीजिएगा कि जैसे मुख्तलिफ मेडिसिन के असरात होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स जिसको हम बोलते हैं कि जी ये साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कैंसर के मरीज़ को ट्रीट किया जा रहा है, केमोथेरेपी की जा रही है, तो जब वो केमोथेरेपी वाला शॉट एक दिया जाता है, तो काफ़ी दिन तक मरीज़ बेचारा जो है डज़ नॉट कम इन द प्रॉपर पोज़ीशन टू ईट एंड ड्रिंक एंड ऑल। तो क्या इस टेक्नोलॉजी के जो मरीजों को ट्रीटमेंट दी जाती है, उसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं? देखिए मैं ये समझता हूँ कि अगर हम कोई भी काम नेचुरली करते हैं, एक दरख्त है वो ज़मीन से नेचुरली उगता है और वो अपने कंपोनेंट्स ज़मीन से लेता है, तो ज़मीन को उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसी तरह से जैसे मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि इंसानी जिस्म का ताल्लुक साउंड वेव्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, जो इंसान की ज़िंदगी और उसकी बका की ज़िम्मेदार है। अगर हम उन साउंड वेव से जिस्म को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हाँ, अगर हम बाहर से कोई ऐसी चीज़ इंजेक्ट करते हैं, जो बॉडी के लिए कुछ हद तक बेहतरी लेकर आती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स लामहला कहीं न कहीं होते हैं। जिस तरह से आज हम बात कर रहे हैं, ये भी साउंड वेव्स की एक्सचेंज है, तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट? मैंने तो आज तक अपने 13-14 साल के इस कैरियर में जो हम बायो-रेज़ोनेंस कर रहे हैं, किसी भी पेशेंट्स के अंदर कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा। हो सकता है आगे चल के कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट इंट्रोड्यूस हो जाए, लेकिन अभी तक मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट इसमें नहीं मिला। हाँ, ये ज़रूर होता है चूँकि जब मरीज़ पहली दफ़ा हमारे पास आता है, तो उसको थेरेपी के बाद थोड़ी थकावट होती है, नींद आती है, डिटॉक्सिफ़िकेशन जब बॉडी की होती है, तो हम कहते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिए, आप जाके आराम कीजिए। तो पेशेंट जो है वो और अच्छा फ़ील करता है कि भई नींद बेहतर हो गई है, बॉडी लाइट हो गई है डिटॉक्सिफ़िकेशन की वज़ह से। सो आई आई थिंक कि अगर हम किसी भी चीज़ को जो नेचर हमारी बॉडी नेचर की प्रोडक्ट है, अगर हम इसको नेचर की प्रोडक्ट से ट्रीट करने की कोशिश करेंगे, तो उसमें फिर साइड इफ़ेक्ट्स होने का इम्कान बहुत कम होता है। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये इसकी जो ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन है, वो मुख्तलिफ बीमारियों के लिए मुख्तलिफ है।
और क्या है मिनिमम इसकी ट्रीटमेंट ड्यूरेशन क्या है और मैक्सिमम क्या है? देखिए, जो इन्फेक्शंस हैं, जो उसमें हम समझते हैं बैक्टीरियल, वायरल, पैरासिटिक और फंगल इन्फेक्शन है, ये तो हम 6-7 दिन के अंदर ही खत्म कर देते हैं। इसमें तो इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं होता। कोरोना भी इन्फेक्शियस स्टेट के अंदर ही आता है। जो लॉन्ग टर्म डिजीजेज़ हैं, जिसमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हम समझते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो पुरानी हैं, तो किसी में 2 माह भी लगते हैं, 3 माह भी लगते हैं। लेकिन ये कि पहले ही महीने में रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो पेशेंट जो है वो खुश होता है कि भई एटलीस्ट जिस बीमारी से मैं 10-15 साल से सफ़र कर रहा था, आज मैं देख रहा हूँ कि उसके अंदर चेंज आ गया है। तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता फिर ग्रेजुअली उसके अंदर प्रॉपर चेंज आना शुरू हो जाती है। गो के स्लो प्रोसेस है और नेचर का प्रोसेस होता भी स्लो है। जो चीज़ें चेंज हो चुकी होती हैं उनको रिवर्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, स्टेबलाइज़ेशन में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन 4 से 6 हफ्ते पहले बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं जिसमें पेशेंट ऑटोमैटिकली खुद फ़ील करना शुरू हो जाता है क्रोनिक डिज़ीज़ेज़ में। और जो एक्यूट डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जिनमें इन्फेक्शंस हैं और इस तरह के सडन डिज़ास्टर्स जो आते हैं बॉडी के ऊपर, वो तो हम 2, 4, 5 दिन के अंदर ही रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं उसमें। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, एक हमारे पास एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं बोलूँगा कि ना सिर्फ़ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में इस टाइम जो है, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में मरीज़ जो है वो उस बीमारी के हैं जिसको हम डायबिटिक्स बोलते हैं। कॉमनली पाकिस्तान में शुगर बोला जाता है। तो इसके ऊपर भी आपने कोई एफ़र्ट्स ली हैं, कोई काम किया है? जी, जी, डायबिटीज़ तो ज़ाहिर है कि अब तो ये समझिए कि घर-घर की कहानी है और ऑलमोस्ट हर घर में, हर दूसरे घर में लोगों आपको डायबिटिक पेशेंट मिलेंगे। डायबिटीज़ में जो जो प्रॉब्लम शुरू होती हैं वो ये कि उनकी नर्व्स जो हैं वो डिसेंसिटिव होना शुरू हो जाती हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता हाथ-पाँव सुन्न होते हैं, उनको हम रिवर्स कर देते हैं। वो ठीक हो जाते हैं। डायबिटीज़ की वजह से आँखों के पर्दे के ऊपर गड़बड़ होना शुरू हो जाती है, तो पेशेंट की नज़र कम हो जाती है, फिर बाद में इंजेक्शंस लगना शुरू हो जाते हैं। तो वो भी बगैर किसी मेडिसिन के वो ठीक कर देते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, जिनकी विज़न बिल्कुल 100% ठीक हो गई है। डायबिटीज़ का किडनीज़ के ऊपर असरात आते हैं, जिसके बाद फिर वो डायलिसिस की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं, जिनकी ये चीज़ें भी रिवर्स हुई हैं। और तो पूरी बॉडी के ऊपर देखा जाए तो साइकोलॉजिकली, ह्यूमरल और दूसरी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जब डायबिटीज़ का असर होता है, तो उन चीज़ों को हम ठीक कर देते हैं। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ कैन बी ट्रीटेड वेरी, वेरी वेल। हाँ, ये ज़रूर है कि हम कभी क्लेम नहीं करते कि हम डायबिटीज़ ठीक कर सकते हैं, ऐसा अभी तक मुमकिन नहीं है। और हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर हम पैंक्रियाज़ के सेल्स की रीजनरेशन भी कर सकते हो। लेकिन डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस किसी भी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन है, वो 100% ट्रीटेबल है और इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए से उसमें बहुत बेहतरीन चेंजेज़ आते हैं। बहुत बेहतरीन। व्यूअर्स, आप लोगों के सवालात, अगर कोई भी ज़हन में आपके सवाल आ रहा हो इस टेक्नोलॉजी के मुतालिक, इस इलाज के मुतालिक, कोरोना के इलाज के मुतालिक, डॉक्टर साहब ने अभी तक जो भी बातें शेयर की हैं, इसके ऊपर कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू विद द आंसर्स। डॉक्टर साहब, आपने शुरू में एक बड़ी समथिंग के मज़े की बात की थी कि यूथ के ऊपर जो है वो काफ़ी आप हेल्पफुल जो है ना वो चीज़ें कर सकते हैं। जो हमारे जवान हैं जिनको मुख्तलिफ़ इस किस्म की प्रॉब्लम्स हैं, जिनके ऊपर आपकी कंट्रीब्यूशन जो है, आपका ये तरीका इलाज काफ़ी मुफ़ीद साबित हो सकता है। तो काइंडली उसके ऊपर थोड़ी रोशनी हो जाए। जी, दरअसल यूथ के लिए 2 एस्पेक्ट्स में हम काम कर सकते हैं, एक फिज़िकल और एक मेंटल। फिजिकल एस्पेक्ट ये है कि जैसे मलेशिया में एक फुटबॉल क्लब था तो उनके पास कुछ इंजर्ड थे प्लेयर्स और कुछ दूसरे ऐसे थे जो सही तरीके से खेल नहीं सकते थे। तो जब हमने उनका ट्रीटमेंट किया और थेरेपीज़ दी तो आहिस्ता-आहिस्ता उनकी रिफ्लेक्सेस बड़ी फाइन हो गई। उनकी डैमेज चीज़ें रिपेयर होना शुरू हो गई और वो बेहतरीन फुटबॉलर्स बन गए। तो मैं समझता हूँ कि फिज़िकली हम ज़ाहिर है कि हमारे सारे के सारे यूथ एक्सरसाइज़ में नहीं होते, बॉडी की डिटॉक्सिफ़िकेशन नहीं हो रही होती, तो आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, तो हम वो सारी चीज़ें उनकी ठीक कर सकते हैं, उनको फिज़िकली वी कैन मेक देम वेरी, वेरी वेल और हेल्दी, उनकी ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन कर सकते हैं, उनके मसल्स की ऑर्गनाइज़ेशन कर सकते हैं और उनकी जो नर्व्स हैं, उनको स्ट्रेंथन कर सकते हैं, ये हम फिज़िकली उनके साथ करते हैं।
दूसरा काम जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि हम अपने यूथ को विजनरी कैसे बनाएंगे। क्या उनके सोचने समझने की सलाहियत को बढ़ाया जा सकता है? तो यस, हमारे पास उनके लिए लर्निंग प्रोग्राम्स हैं कि वो अगर एक चीज 3 माह में सीखते हैं तो वो 15 दिन में सीख जाएंगे। हमारे पास उनकी मेमोराइजेशन प्रोग्राम्स हैं कि वो बात समझेंगे तो सारी उम्र कभी भूलेंगे नहीं। तो मेमोरी सेल्स को बढ़ाते हैं हम, लर्निंग सेल्स को बढ़ाते हैं हम। ब्रेन के अंदर कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी इंट्यूशन से होता है, स्पिरिचुअलाइजेशन से होता है, कि हम किसी भी बात को, किसी भी किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो लफ्ज थोड़ी पढ़ते हैं, हम तो बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की बात करते हैं कि उसका मैसेज क्या है। तो जब हम आपको वो फ्रीक्वेंसीज देंगे तो ब्रेन का वो विंडो खुल जाता है जिससे बिटवीन द लाइन्स पढ़ने की सलाहियत बढ़ जाती है और आप उस चीज की असल असास को पकड़ते हैं, बेसिक चीजों को समझते हैं जल्दी और फिर उससे सबक हासिल करते हैं। अगर हम अपने यूथ में ये चीजें प्रोड्यूस करते हैं तो आई बिलीव दो वो दुनिया के बेहतरीन इंसान साबित हो सकते हैं। तो मैं तो डेफिनेटली आई एम रेडी टू डू ऑल दीज थिंग्स एंड इवन नाउ आई एम डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी सम ऑफ द यूथ यंगस्टर्स के हाउ आई हैव चेंज्ड देम। सो आई बिलीव अगर हम इसको लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे करें तो इससे हम एक अच्छी जनरेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक ऐसी जनरेशन जिसका विजन होगा, एक ऐसी जनरेशन जिनकी सेल्फ रियलाइजेशन होगी, उनको अपनी जिंदगी में आने का मकसद पता होगा और फिर उस बड़े मकसद के लिए वो काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। डॉक्टर साहब, बहुत ही समझे उम्मीद वाला एक पैगाम है, उम्मीद वाली बातें आप बता रहे हैं, जिनसे वाकई जो है एक ढारस बच जाती है कि जी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। प्रैक्टिकली जो ये टेक्निक है इसकी यूटिलिटी जो है वो हमें समझने का मौका मिल रहा है। डॉक्टर साहब, कोई आपकी इंफॉर्मेशन में है, जैसे मैं देखता हूँ कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की जो टीम्स हैं, इंटरनेशनल इस तरह की जो कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेने वाली टीम्स हैं, अ, वो मुख्तलिफ किस्म की ऐसी ट्रेनिंग्स भी करवाती हैं अपने प्लेयर्स को, अपने स्टूडेंट्स को। जैसे कि एक बड़ी अच्छा कोर्स है NLP के नाम से, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम के टाइटल से। सो थ्रू दैट दे गेट अ स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ ब्रेन, उनके अंदर वो सलाहियत आ जाती है, उनमें वो करेज आती है, कॉन्फिडेंस आती है। तो क्या कुछ ऐसे इदारे आपके जहन में हैं, आपकी इंफॉर्मेशन में हैं, जो कि इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपने लोगों की सलाहियतें बढ़ाने पे तवज्जो दे रहे हैं? बिल्कुल आपकी बात सही है और मैं ये समझता हूँ कि हम 2 महाज पे लड़ रहे हैं। पहला तो ये है कि जो डिजीज़्ड इश्यूज़ हैं, जिसमें लोग बीमार हैं, हम उनको ठीक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं और आहिस्ता-आहिस्ता ये समझिए कि मैं जब ढाई 3 साल पहले पाकिस्तान आया तो 1 सेंटर था, आज अल्हम्दुलिल्लाह 9 सेंटर्स हैं हमारे। तो हम लोगों की हेल्थ के ऊपर बहुत डीपली काम कर रहे हैं। दूसरा ये एस्थेटिक सेंस कहलाती है जो जिसमें हम जिस्मानी नहीं बल्कि स्पिरिचुअली और ज़हनी तौर पे लोगों को इतना मजबूत करते हैं कि वो अपने दुनिया के काम बेहतरीन अंजाम दे सकते हों। उसके ऊपर भी हम अपने तौर पे तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन अभी हमारी कोई कोलैबोरेशन इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ नहीं है। डेफिनिटली हमें किसी प्लेटफ़ॉर्म पे इंशाल्लाह अगर कोई मौका मिलेगा तो हम उनके साथ भी जॉइन करेंगे और फिर आहिस्ता-आहिस्ता इसको पूरी दुनिया में लेके जाएँगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आज का जो प्रोग्राम है वो एक जनरल प्रोग्राम था और स्पेशली कोरोना के ऊपर ज़्यादा हमें, और फिर आपके पास जो टेक्नोलॉजी है जिसको हम कह सकते हैं कि क्योर थ्रू साउंड, एज यू सेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनको आपने साउंड में कन्वर्ट कर दिया है, उनके थ्रू आप इलाज कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इन कमिंग डेज वी विल हैव मोर सेशंस विद यू in collaboration to understand in the even better way। थोड़ा सा शॉर्ट के अंदर जो है वो आप बताइए, इसलिए कि कैंसर पे दुनिया में बहुत काम हो रहा है। तो कैंसर की क्योर के लिए भी आप इस तरीका इलाज को कैसे देख रहे हैं और कैसे इसका फायदा हो रहा है? वेल एक्चुअली कैंसर तो ये समझ लीजिए कि एक सेल्स की एक ऐसी ग्रोथ होती है जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है
और उसके लिए फिर रेडिएशन इस्तेमाल की जाती हैं, कीमोथेरेपीज इस्तेमाल की जाती हैं और उसके कहीं इफेक्ट्स होते हैं, कहीं नहीं होते। उसके लिए भी हमने इसमें बायोरेजोनेंस थेरेपी में देखा कि हम बेसिकली उसकी कॉज को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो वायरल इन ओरिजिन है, फंगल इन ओरिजिन है या जेनेटिक इन ओरिजिन है, तो उसको पहले हम उसके जीन्स को ठीक करने की कोशिश करते हैं, उस फंगस या उस वायरस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें हमें काफ़ी हद तक कामयाबी होती है। जैसे इनिशियली मैंने अर्ज़ किया कि हम प्रोस्टेट के कैंसर्स के हमारे पास 85% बड़े ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स हैं। कोलन कैंसर के भी ऑलमोस्ट 80% रिज़ल्ट्स हैं। ब्रेस्ट कैंसर के 60-65% रिज़ल्ट्स आते हैं हमारे पास, जो लास्ट स्टेज कैंसर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो जिसमें स्प्रेड कर जाता है, बोन्स में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है, ब्रेन में, तो उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आती है। तो डेफ़िनेटली हम उसके ऊपर बहुत काम तो कर रहे हैं और ज़ाहिर है कि जो जो हमारे पास जितने भी पेशेंट्स आते हैं, ऑलमोस्ट 60-70% वो कीमो या रेडियो के बाद आते हैं, जब कोई और रास्ता नहीं मिलता, तो फिर उसके ऊपर आना शुरू होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद आहिस्ता-आहिस्ता एक टाइम आएगा कि फिर लोग जो हैं वो इंशाल्लाह इसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे और फिर इससे फिर अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आखिर में मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अगर हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि हाउ दे कैन नंबर 1 प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना जैसे वैसे तो सोशल मीडिया में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पैगामात हैं। एक तो प्रिवेंशन का एक पैगाम हमारे लोगों को मिल जाए और वो लोग स्पेशली जिनको अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है। इसलिए कि जब आप मुख्तलिफ़ किस्म की लोगों से मिलते हैं तो अभी तक उनको इतने लोग दुनिया के अंदर जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा स्पेशली पाकिस्तान में तबका ऐसा पाया जाता है जिसको अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि कोरोना नाम का कोई वायरस है। एक तो उनके लिए पैगाम कि मेहरबानी फरमा के इस पे यकीन कर लें कि ये वाक़ई एग्ज़िस्ट करता है और दूसरा ये कि इससे प्रिवेंट कैसे किया जा सकता है। प्रिवेंशन हम कैसे कर सकते हैं? थर्ड नंबर पे फिर जब क्योर की बात आ रही है, तो देखिए क्योर जब है ही नहीं है और ऑलरेडी एक इतनी बड़ी समझें कि ऑफ़र दी जा रही है आपके थ्रू, तो कैसे लोग अप्रोच कर सकते हैं? कैसे वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं आपके क्लिनिकल ट्रीटमेंट से? जी, जी, एक्चुअली बात ये है कि अब आप देखिए कि दुनिया की आबादी अगर 7 करोड़ 7 अरब लोग हैं और उसमें से अभी सिर्फ़ चंद लाख लोग जो हैं वो कोरोना के विक्टिम हुए हैं, तो ज़ाहिर है कि हर इंसान का कोई रिश्तेदार या दोस्त तो इन्वॉल्व होगा नहीं। तो लोग जब ये पूछते हैं, "भई आपका कोई जानने वाला इसमें बीमार है, कुछ है?" तो इनिशियली पहले 1-2 महीने में तो बिल्कुल नहीं थे, लेकिन अब लोगों के जानने वाले लोग भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं कोरोना में। तो डेफ़िनेटली ये एक बीमारी है और जिसने पूरी दुनिया को अपने खतरात में शामिल किया हुआ है। तो इससे तो मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है और जिन-जिन लोगों को हुई है, तो वो समझिए कि कुछ लोग तो बेचारे मौत के मुँह से वापस आए हैं और कुछ वापस नहीं भी आ सके और आहिस्ता-आहिस्ता इसने बढ़ना है। अगर हम मास्क का इस्तेमाल सिर्फ़ एक ऐसा तरीका है जिसे मास्क के इस्तेमाल से हम इसको होने से बचा सकते हैं और इसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो चीज़ हम समझते हैं कि आइंदा आने वाले टाइम में इसको ठीक कर सकेगी वो है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी जो है वो क्या है कि जब लोग आपस में मिलना शुरू करते हैं, तो हमने ये देखा कोरोना का एक मरीज़ जो है वो 2 लोगों तक इन्फेक्शन को कैरी कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जो टोटल पॉपुलेशन है, इसको हम आर नॉट कहते हैं और एपिडेमियोलॉजी में आर नॉट की एक बड़ी वैल्यू है और उससे पता चलता है कि टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग, कितने परसेंट लोग अफ़ेक्ट होंगे तो बाकी बच जाएँगे। तो हमने इसका आर नॉट जो है वो 2 कैलकुलेट किया और पता ये चला कि अगर 50% लोगों में कोरोना होगा तो बाकी 50% खुद ब खुद बच जाएँगे। इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिससे हम मास्क इस्तेमाल करते हैं, उससे हम अपनी इन्फेक्शन को दूसरों तक जाने से बचा देते हैं। जो नॉर्मली मास्क हम पहनते हैं, एक N95 मास्क होता है, वो पैरामेडिकल्स के लिए होता है
और N95 का मतलब ये है कि 95% इन्फेक्शन को ये बाहर से अंदर आने के में मदद देता है, रोकने में मदद देता है। तो पैरामेडिकल स्टाफ चूँकि उन लोगों में काम कर रहे होते हैं जिनमें इन्फेक्शन होती है, तो उनको अपनी बचत के लिए बाहर के इन्फेक्शन को अंदर आने से रोकना है। जो नॉर्मल मास्क होते हैं, वो आपकी इन्फेक्शन को दूसरों तक जाने से बचाते हैं। तो वो भी 95% 90% इफेक्टिव होते हैं। तो आपकी इन्फेक्शन अगर है या आपकी सिम्पटम्स नहीं है, फिर भी आपके अंदर वायरस की मौजूदगी है, तो दूसरों तक वायरस नहीं पहुँचेगा। तो मास्क पहनना एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि अगर किसी का गला खराब हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि उसको कोरोना ही हुआ हो। नॉर्मली सोर थ्रोट हो सकता है, कोई और इन्फेक्शन हो सकती है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपने जिस्म के हाइजीन का बहुत ख़्याल करना है। डेली नहाना है, हाथ-पाँव साफ रखने हैं। वुज़ू का तरीका हमारे अंदर बड़ा ज़बरदस्त वैलिड है, जिससे हम चीज़ों को साफ-सुथ रख सकते हैं। और इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि अगर हम आपस में डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस की एक नई टर्मिनोलॉजी जो एक इजाद हुई है आज के ज़माने में, उसका ख़्याल रखें, मास्क पहने तो हम इस वबा से जान छुटा सकते हैं और ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगी। लेकिन ये प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी है। खुराक में मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स लेनी चाहिए, गोश्त खाएँ आप, अंडे इस्तेमाल करें, सब्जियाँ इस्तेमाल करें, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम इस्तेमाल करें। फ्रेश जूसेस पिए, इससे आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, चीज़ें बेहतरीन रहेंगी, तो ये चीज़ें बेहतर हो जाएँगी इंशाअल्लाह। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब। अच्छा जी। थोड़ा-सा ये अच्छा एक क्वेश्चन है आपने ऑलरेडी बता दिया मेरे ख्याल में इन्होंने लेट जॉइन किया है। भवनवीर सिंह बोरा ने वो पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर सिस्टम ऑफ मेडिसिन नोन एज़? नहीं चार्जर इसी में लगा। जी, ये सिस्टम एक्चुअली हमने जैसे अर्ज़ किया है कि पूरी दुनिया में हम इस सिस्टम को बायो रेजोनेंस सिस्टम कहते हैं और लास्ट टाइम चाइना में जो इस्तेमाल किया जाता था उसको हम एक्यूपंक्चर कहते थे। चाइनीज़ में मेरिडियन का नॉलेज है और इंडियन माइथोलॉजी में हम चक्रास का सिस्टम था, जो भी वैलिड है। तो रशियंस ने क्या किया कि इन सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ को फ्रीक्वेंसीज़ में चेंज करके मर्ज किया इन सारी चीज़ों के साथ। तो ये सारी की सारी टेक्नोलॉजी और इवन होम्योपैथिक आल्सो तो ये सारी की सारी चीज़ों को फ्रीक्वेंसीज़ में कन्वर्ट किया गया। तो ये कोई नया नॉलेज नहीं है, ये पुराने नॉलेज की बेस्ड में ये सारी चीज़ें चल रही हैं और उसके अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इन चीज़ों को समराइज़ कर दिया है। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब इससे पहले कि प्रोग्राम को वाइंड अप किया जाए, एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे हमने अभी बात की कि मुख्तलिफ बीमारियां ऐसी होती हैं अगर उनको कुछ प्रिकॉशंस लिए जाएं तो हम उनसे बच सकते हैं। तो कोरोना के लिए कुछ हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कीजिए कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, स्ट्रॉन्ग रख सकती हैं, जो कि उनको कोरोना से बचा सकता है। जी, 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 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कोई भी ऐसी चीज़ हम ये समझते हैं कि इम्यून सिस्टम को विटामिन डी जो है वो बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ से बूस्ट करती है और हमारे इन्फेक्शियस सिस्टम को वो ठीक करने की कोशिश करती है। और इसके अलावा फ्रेश चीज़ें जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इस्तेमाल करें और जितनी भी फ्रेश चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, तो उससे फिर आपका इम्यून बूस्ट करेगा, आपकी सारी चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होनी शुरू हो जाएँगी। तो अच्छा चलिए, ठीक है। सॉरी मेरा फ़ोन जो है वो इस वक़्त बिल्कुल नहीं नहीं, चार्ज कोई ऐसी में बात नहीं। डॉक्टर साहब बहुत मेहरबानी। व्यूअर्स हमारे साथ आज के हमारे ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद अली खालिद साहब who is actually treating the patient through a technology called electromagnetic waves converted to the sound waves। तो काफ़ी डिटेल के अंदर डॉक्टर साहब ने इसको एक्सप्लेन किया है, बंद हो गया यहाँ है तक या क्लियर किया है। इंशाल्लाह अबे ये फ्यूचर के चल तो अंदर रहा है भी लेकिन मैं कहता इसको चार्जर में लगा दो। हमारे इसको मुख्तलिफ चार्जर किस्म के सेशंस चलते रहेंगे और आपके जो भी सवालात हों, जैसे मैंने अभी बोला कुछ सवालात
जैसे अभी पूछे गए मुख्तलिफ लोगों और उनके जवाब डॉक्टर साहब ने दिए। मोहनवीर सिंह गोरा साहब, यू आर वेलकम। और बाकी भी आमना और दूसरों जिन्होंने सवालात किए, उनको कोशिश की गई कि डॉक्टर साहब ने जवाबात दिए। आपके अगर सवालात, वो दोस्त जो कि इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे, अगर उनको भी कोई सवालात हों तो दे कैन गेट बैक टू अस, जस्ट लीव योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स एंड डेफिनेटली विल ट्राई टू आंसर यू अकॉर्डिंगली। डॉक्टर साहब जिस तरीका इलाज पे काम कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तरीका इलाज न सिर्फ कोरोना के इलाज के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा, बल्कि ये न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर समझें एक बहुत बड़ा आप समझ लें कि एक ऐसी चीज़ होगी जो पाकिस्तान को न सिर्फ कोरोना से निजात दिलाएगा, बल्कि और बहुत सारी बीमारियां जिनका जिक्र डॉक्टर साहब ने किया है, उनसे भी पाकिस्तान को फ़ायदा हासिल होगा। और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया को, जैसे कि मैं हर वक्त हर प्रोग्राम में ये बात शेयर करता हूँ कि देखिए ये इंसानियत के मसाइल हैं, जो भी ये बीमारियां हैं, इस किस्म की बीमारियां हैं, अगर उनका इलाज दरियाफ्त किसी मुल्क का कोई बंदा भी करता है और फिर वो उसकी ड्यूटी बन जाती है, उसकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि वो उस इलाज को जिस हद तक सस्ता और जिस हद तक जो है वो समझे अवेलेबल कर सकता है दुनिया को, इंसानियत को, तो एक बहुत बड़ा सवाब है, एक बहुत बड़ा सदका जारिया है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज हमारा दूसरा प्रोग्राम वो भी मेडिकल के ऊपर है, दैट इज अबाउट द नारकोटिक्स एंड एड्स। आप सब लोगों को दरखास्त है कि आप जरूर ज्वाइन करें। 6:45 7 बजे वो प्रोग्राम है पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। जरूर आइए, ज्वाइन कीजिए हमारे दोनों यूट्यूब चैनल्स, एक जिसके ऊपर आप अभी लाइव हमें देख रहे हैं, अतीक राजा, और दूसरा होप टीवी इंटरनेशनल, hopetv.int। सब्सक्राइब कीजिए और जो भी आइंदा आने वाले प्रोग्राम हैं उनसे आपको जो है वो आगाही मिलती रहेगी। बहुत मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल।